देखिए आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेज। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका बाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, आपका कॉसी सीक्वेंस, दिस इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल सीक्वेंस। फिर आपका हो जाएगा नेस्टेड सीक्वेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका यह पूरा पार्ट इज द बाउंडेड सीक्वेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस और कॉसी सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट, लेकिन बस उतना नहीं, इसलिए ये हम पांचों प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करना है हमको। और आल्सो ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखिए पहले वाले लॉजिक से एक एक करके डिफिनेशन समझने की हम कोशिश करते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस देखिएगा, अगर हमारे पास लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यानी हमारे पास कोई an है जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तो यह सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बाउंडेड सीक्वेंस तब कहलाएगा अगर इसका रेंज सेट हो, क्या हो, इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। अगर इसका रेंज सेट हमको क्या मिल जाता है, बाउंडेड। कहने का मतलब ये है जैसे कि आपके पास मान लीजिए an मिल गया, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो अगर यह सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को बाउंडेड सीक्वेंस होना है तो इसके लिए इसको दो प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। एक तो इसको बाउंडेड बिलो होना पड़ेगा, एक इसको बाउंडेड एबव होना पड़ेगा। ठीक, यानी अगर कोई सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस होना है तो उसको बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन सीक्वेंस an इज सेट टू बी बाउंडेड एबव सीक्वेंस, bounded above sequence if there exist beta belongs to real number such that an less than or equal to beta for n belongs to natural number। यानी जितने भी हमारे सीक्वेंस के टर्म होंगे उन सारे सीक्वेंस के टर्म से एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा जो सारे टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा। दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, Similarly, we can define bounded below sequence। यानी अगर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस दिखाना है तो हमारे पास an क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, दैट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस an इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अगर इसको बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बनना है, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ऑल द टर्म an लेस देन और इक्वल टू अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी अगर किसी सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो सीक्वेंस दिखाना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक अल्फा रियल नंबर का मिलना चाहिए जिससे सारे सीक्वेंस के टर्म उस अल्फा से क्या हों, बड़े हों या उसके बराबर हो, तो हम सीक्वेंस को क्या कर देते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। यानी अगर हमारा कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो हम उस सीक्वेंस को कह सकते हैं, सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। यानी अगर an हमारा बाउंडेड सीक्वेंस इसको होना है, दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस, तो इसके लिए इनके दोनों प्रॉपर्टी को इसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा लेस देन और इक्वल टू an और an लेस देन इक्वल टू बीटा। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो ऐसे मिल सकता है।
यानी अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू ए एन और लेस देन इक्वल टू बीटा। यानी हम एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करना है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ए एन है तो इसका सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, इसका रेंज सेट निकाल लीजिए। रेंज सेट निकाल लेंगे जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। रेंज सेट निकालने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड एबव है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका रेंज सेट बाउंडेड हो गया तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। एटलीस्ट अगर इसमें से कोई एक भी ऐसा हो, या तो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो ना हो या तो सीक्वेंस बाउंडेड एबव ना हो या दोनों ना हो, इस सच कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है यह अनबाउंडेड होगा। अब इसमें अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो अनबाउंडेड बिलो होगा, अगर बाउंडेड एबव नहीं है तो अनबाउंडेड एबव होगा, अगर दोनों नहीं है तो हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। यह लॉजिक हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, ए एन बराबर सीक्वेंस ए एन बराबर आपको मिल जाएगा 1/n। ठीक है, अब देखिए आपको टर्म लिखिए a1 बराबर 1/1, a2 बराबर 1/2, a3 बराबर 1/3, a4 बराबर 1/4, इस तरीके से मिलता चला जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, इस रेंज सेट निकाल लीजिए। रेंज सेट जैसे ही निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे मिल जाएगा। अगर आप इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करें, देखिएगा लाइन ध्यान से, अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिएगा 1 यहीं कहीं होगा, 0 यहीं कहीं होगा। अब देखिए दूसरा, यह पहला टर्म आपका 1 मिल गया, दिस इज द a1। फिर इसी तरीके से आपका 0 है तो इस टर्म में आपके है नहीं, a2 चेक करिए तो 1/2, तो 1/2 कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट होगा, 0 + 1/2 इज द 1/2, यानी यहीं कहीं आपको मिल जाएगा आपका a2 = 1/2। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। फिर उसके बाद देखिए 1/3, यह मिल जाएगा आपको 0.33। देखिए डिवाइड करेंगे तो आपका 10, 3 3 जा 9, तो आपका 110, फिर वही मिलेगा 0.33। तो यह वैल्यू जो है 1/2 से छोटी है, आपका क्या 1/2 बड़ी है 1/3 से। जो 1/2 है वो किससे 1/3 से क्या है, बड़ी है। तो यानी 1/3 जो होगा इधर कहीं आया, इधर कहीं आएगा, क्योंकि 1/3 से बड़ा कौन है, 1/2। इसी तरीके से 1/4 निकालेंगे तो 0.25, तो 1/4 से बड़ा 1/3 है तो इधर कहीं आएगा। इसी तरीके से 1/5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे ये किधर की तरफ जाएगा, टेंड करेगा जीरो की तरफ, यहाँ तक कि 0 एलिमेंट नहीं है आपके रेंज सेट का। फिर तो आपका जो अनबाउंडेड बिलो होगा वो किस नंबर से होगा आपका, यानी अल्फ़ा = 0 मिल जाएगा। यानी आपका जो लोअर बाउंड है वो आपका मिल जाएगा 0, या सिंपली इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इन्फिमम ऑफ द रेंज सेट सीक्वेंस an इज इक्वल टू 0। अभी देखिए सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो है अपर बाउंड वो 1 होगा, तो आपका क्या मिल जाएगा, ये वाला लिस्ट अपर बाउंड इज इक्वल टू 1, क्योंकि सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, जिससे सारे सीक्वेंस के टर्म, यहाँ देखिए सारे सीक्वेंस के टर्म 0 से बड़े हैं, सारे सीक्वेंस के टर्म 1 से छोटे हैं, यानी यह सीक्वेंस देन an इज बाउंडेड सीक्वेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपका सीक्वेंस an क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अब अनदर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, an = n/n+1। इस सीक्वेंस को टर्म को फिल करिए, तो सीक्वेंस के टर्म्स के बेसिस पे इसका रेंज सेट निकाल लीजिए। तो रेंज सेट आपको मिल जाएगा, पहला 1/1+1, दूसरा 2/2+1, तीसरा 3/3+1, डॉट 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 ऐसे मिल जाएगा। तो आपको टर्म मिल जाएंगे 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे करके। तो आपके जो
जो टर्म मिले हुए हैं इसको भी आप नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं। तो ये मिलेगा 1/2 लिख लीजिए। फिर देखिए 2/3, अब 2/3 तो मतलब 2 को 3 से डिवाइड कर लीजिए तो मिल जाएगा 2, ये मिल जाएगा 1, ठीक है। तो यानी फिर से पॉइंट, ये 0, ये 5, 1.5 और ये 0.5, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा 2/3। अच्छा उल्टा लिख दिए, एक मिनट देखिएगा, मिस हो गया ही। 3 को डिवाइड करना है 2 से तो 0.20 हो जाएगा, तो 6, 2 ऐसे करके आएगा, यानी 0.66 या 0.5 तब भी इधर ही आएगा। दिस इज द 2/3, ठीक है। और फिर इसी तरीके से 3/4 है, तो 4 को से डिवाइड करेंगे 3 को तो ये 0, ये 0.7, यानी ये भी ये 0.66, ये हो जाएगा 0.7, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यह ऐसे टेंडिंग करते करते कहाँ तक जा सकता है, 1 तक। कोशिश देखिए 0.8 कुछ आएगा, ऐसे करके समथिंग जाएगा। तो जो हमारा टर्म मिलेंगे an के, वो आपके 1 से छोटे होंगे और 1/2 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो यहाँ अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2 और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आपका जो सीक्वेंस हो जाएगा an इज बाउंडेड सीक्वेंस। अगर हमसे पूछे कि इसका आपका इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस an is nothing but 1/2, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस an is equal to 1। इसी तरीके से और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सीक्वेंस के समझने में, बाउंडेड सीक्वेंस समझने में। देखिए फिर प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस, प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। लेट an be a sequence of real number and an be a bounded sequence। अगर an आपका बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसके पास 2 की क्राइटेरिया आती है, एक बाउंडेड बिलो की, एक आपका बाउंडेड एबव की। तो अगर हम बाउंडेड एबव की बात करें तो इसके बेसिस पे हमको लिस्ट अपर बाउंड की लॉजिक आती है और इसके लॉजिक पे हमको GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की लॉजिक नज़र आती है। यह आपका लिस्ट अपर बाउंड इज द सुप्रीमम और ये आपका इन्फिमम। तो देखिए लिस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, द लिस्ट अपर बाउंड of the sequence an is a real number beta satisfying the condition। ध्यान से देखिए कंडीशन, पहला all the terms of the sequence less than or equal to beta for n belongs to natural number। second condition is for any epsilon greater than 0 there exists ak belongs to natural number such that beta minus epsilon less than ak। इस लाइन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ पे ये सीक्वेंस इसके रेंज सेट मिल जा रहा है यस, जिसमें यह जो यस होगा इस आपका क्या है, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस an, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस an। तो इसमें सीक्वेंस के सारे टर्म आ जाएंगे। मान लीजिए यह जो बीटा है यह आपका अपर बाउंड का काम कर रहा है। अगर हमको यह दिखाना है जो बीटा है क्या है, अपर बाउंड का वर्क कर रहा है। तो अगर बीटा अपर बाउंड है तो हमको ये शो करना है कि ये इसके बाद कि ये भी मिलेंगे, बीटा के अलावा भी जो भी एलिमेंट मिलेंगे जो बीटा से बड़े हैं ये भी सारे क्या होंगे, हमारे अपर बाउंड होंगे इस सीक्वेंस के। तो इन सारे सीक्वेंसेस के जो अपर बाउंड मिलेंगे, इन सारे सीक्वेंस के अपर बाउंड को हम क्या ले लेंगे, लिस्ट एलिमेंट, जिसके वजह से हमको मिल क्या जाएगा, दिस इज द लिस्ट अपर बाउंड। अब देखिए अगर इसको ऐसा होना है तो हम देखिए यह लाइन फिर से समझिएगा। यह मान लीजिए आपका बीटा है, यहाँ हमने एक डिस्टेंस ले लिया एप्सिलॉन,
तो ये मिल जाएगा बीटा माइनस एप्सिलॉन। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ऐसा यहाँ मिलना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वह आपका अपर बाउंड का काम नहीं करेगा बीटा माइनस एप्सिलॉन, यानी बीटा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हमको एक सीक्वेंस का टर्म मिल जाएगा ए के। यह लाइन ये लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आप इसी तरीके से इसको डिफाइन कर लीजिए, से अल्फा इज एन लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एन। हमको ये बताना है कि जो अल्फ़ा है वो आपका इन्फिमम का काम करेगा, तो हमको ये दिखाना होगा कि जो ऑल द टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन वो अल्फ़ा से क्या है, बड़े हैं, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड लॉजिक, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा सीक्वेंस के टर्म का, दैट इज द ए के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा, यहाँ देखिएगा क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटा हमको ए के मिल जाएगा। अब देखिए कैसे, एक आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देखिएगा सबसे पहले एक ड्रॉ कर लीजिए ऐसे लाइन, मिल गया। फिर इसके बाद से इस पर टर्म चूज करना स्टार्ट करिए। मान लीजिए यह आपका बीटा का काम कर रहे थे, जब सीक्वेंस का टर्म था, यह आपका हो गया यस इज रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस ए एन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ मान लीजिए अल्फ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे ये सारे एलिमेंट इसके लिए लोअर बाउंड के काम करेंगे। इन सारे लोअर बाउंड का जो मैक्सिमम होगा यानी ग्रेटेस्ट होगा वही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करेगा। अगर यहाँ हम कोई एक डिस्टेंस चूज कर लेते हैं अल्फ़ा मतलब एप्सिलॉन, तो ये मिल जाएगा अल्फ़ा एप्सिलॉन, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक एलिमेंट हमको सीक्वेंस के टर्म का मिल जाएगा, जिससे ए के जो होगा छोटा होगा अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से। तो हम कह सकते हैं कि ऑलवेज अगर इस तरीके से कंडीशन मिल रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो अल्फ़ा होगा वो आपका हो जाएगा इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस ए एन या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एन। क्या ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सीक्वेंस अगर वो अनबाउंडेड एवो है, देखिए फॉर एनी रियल सीक्वेंसेज आप चूज कर लीजिए, यह सीक्वेंसेज ए एन इज अनबाउंडेड एवो। क्या है? अनबाउंडेड एवो है, तो हम ये कह सकते हैं जो इसका सुप्रीमम होगा सीक्वेंस ए एन का, ये कहाँ जाना चाहिए? प्लस इनफाइनाइट। सिमिलरली वी कैन डिफाइन फॉर एनी रियल सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड बिलो, सो its infimum of sequence an is nothing but माइनस इनफाइनाइट। एग्जाम्पल पे से देखिएगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल ए एन बराबर एन, सीक्वेंस ए एन बराबर एन। अब देखिएगा इसको टर्म को हम चूज करते हैं, मिल गया। अब इसके बाद से देखिए यहाँ यह आपका ए एन यानी टर्म आपको कैसे मिलेंगे? ए वन बराबर 1, A2 बराबर 2, A3 बराबर 3। मान लीजिए आपका A1 जो है यहाँ है, इज़ द 1। फिर अगला टर्म क्या है? A2 यानी 2, A3। अगर ऐसे हम बढ़ते जाएं तो ये टर्म कहाँ तक जाएगा? इज़ द प्लस इनफाइनाइट, यानी इसका जो सुप्रीमम होगा सीक्वेंस ए एन का वो हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, बट जो इन्फिमम होगा सीक्वेंस ए एन का वो हो जाएगा 1। यानी ये आपका बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड एवं नहीं है, इसलिए यह जो सीक्वेंस होगा ये आपका अनबाउंडेड तो होगा ही, अनबाउंडेड एवं सीक्वेंस। इसलिए इसका जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करेगा प्लस इनफाइनाइट। इसी को आप माइनस एन लिख लीजिए, सीक्वेंस ए एन बराबर माइनस एन। जैसे आप इसको इस तरीके से चूज करेंगे, यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ देखिएगा लाइन ऐसे, ये हो गया -1, -2, -3, -4, ऐसे करके टर्म जाएंगे। तो इसका देखिए यह आपका क्या है? सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन इज -1 बट इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस ए एन इज
माइनस इनफाइनाइट। ये सेकेंड लॉजिक के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यह आपको बाउंडेड की लॉजिक समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से जो अगला हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वह इस्तेमाल करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस जैसे ले लीजिए मोनोटोनिक सीक्वेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लॉजिक समझिएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। हमारे पास कोई an है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और जैसे जैसे टर्म को हम बढ़ाएंगे n से बड़ा n+1 सक्सेसिव टर्म, तो जो हमारे सीक्वेंस के टर्म हो ना वो भी हमारे क्या होने चाहिए, वो भी हमारे एक्सटेंड होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि an है तो an+1 या तो उससे बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, या आप इसी तरीके से अगला टर्म चूज कर सकते हैं an+1 an+2 से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसे बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जो हमारा नोटेशन रहेगा यह रहेगा। सिमिलरली अगर आपके बराबर की कंडीशन में ना हो, जो टर्म हो ये ऐसे ना हो, दैट इम्प्लाइज जो an होगा an+1, इस कंडीशन में जो हमारा सीक्वेंस होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम टर्म को देखें n+1 और इस टर्म पे जो सीक्वेंस का टर्म हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि n से बड़ा n+1, लेकिन जो सीक्वेंस के टर्म हो an बड़ा हो जाना चाहिए an+1 से। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं जो सीक्वेंस an होगा वो क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरीके से n< n+1 और टर्म आपकी an+1 से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में करते जो सीक्वेंस an होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। देखिए फॉर द चेक फॉर द ऐसे चेकिंग द सीक्वेंस इज मोनोटोन और नॉट। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास से एक फंक्शन अब बना लीजिए, फाई n इज an+1 माइनस an। हमने एक बना लिया फाई n इज इक्वल टू an+1 माइनस an। तो यहाँ से हम क्राइटेरिया बना सकते हैं, अगर फाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन सीक्वेंस an मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दूसरा फाई n अगर ग्रेटर देन 0 तो सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। थर्ड क्राइटेरिया बना ले, फाई n इज लेस देन आर इक्वल टू 0, देखिएगा लेस देन आर इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस an मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फोर्थ क्राइटेरिया, फाई n इज लेस देन आर इक्वल टू 0 देन सीक्वेंस an इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ तक लॉजिक। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे।